मित्रों के साथ आए हैं, हम उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथी कुलदीप से भी अपील करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। साथी कुलदीप एक और साथी है हमारे कुलदीप भांडा, ये टिकरी बॉर्डर के ऊपर आप जाते हो देखते होंगे, एक लाठी वहाँ पे हमेशा टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं। साथियों वो हमारे बीच में है, रोज टिकरी बॉर्डर की स्टेज के ऊपर पूरी सिक्योरिटी लगातार दिन रात आ देते हैं, वो हमारे बीच में, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथी का। और धन्यवाद जी को सारे किसान वीर मेरे पीछे खड़े हैं या नगरा वाले, उन्होंने बेनती करते हैं कि लाइट चालू होगी या पक्के चल गए ने। सो साथियों पंडाल जाके बैठो ताकि साडे जेडे आए आगू ने दिल्ली तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ सुन सकीए। सो सारे वीर अगे हथ जोड़ के बेनती है कि सारे पक्के कूलर चल चुके हैं तो पंडाल जाके बैठो। सो साडे हुण अगले वक्ता प्रेम गहलावत जी ने वो अपने विचार रखणगे ते उन्हां तो बाद सरदार रुंदू सिंह जी मानसा वो अपने विचार रखणगे जी। पंडाल में आज के इस कार्यक्रम में आए सभी किसान भाइयों और बहनों और बेटियों, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आज इस मोर्चे को, इस पक्के मोर्चे को 9 महीने हो गए हैं। हम 6 अक्टूबर को भी दशहरा ग्राउंड में आए थे जब ये मोर्चा लगाया गया। आप लोग बधाई के पात्र हैं, गर्मी बहुत है यार कि आपने इतना लंबा ये मोर्चा लगाया। किसान भाइयों, मैं ज्यादा ना कह करके 2-4 बातें कहूंगा, शांतिप्रिय ढंग से थोड़ा बैठ जाए तो अच्छा ही रहेगा, बाकी और लोग भी बोलेंगे। मैं पंजाब के लोगों का, पंजाब के किसानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक तो ये हुआ कि हमारे हरियाणा के लोगों को शांति प्रिय ढंग से ये आंदोलन करने का एक स्रोत है। बात कि आज तक ये आंदोलन जो हमारे दिल्ली के चारों भागों में चल रहा है शांति प्रिय चल रहा है। एक और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, ये किसान इस काम को कर सकता था कि मोदी 2014 से जुमलेबाजी करते हुए, झूठ बोलते हुए हमारे देश को जो है रोक रहा, कुचल रहा था, और यहां तक कि उसने पूरा देश को जो है बेचने का काम किया है। इन पंजाब के लोगों ने, खास तौर पर पंजाब के किसानों ने उसके जो है मंसूबे को चकनाचूर किया, रोक दिया कि हम बिकने नहीं देंगे। और जो यहाँ की जमीन, जो किसानों की जमीन जिससे हमारे 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, हम आपके हाथ में बिकने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत ऐतिहासिक काम किया। ये आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन 7 महीने से आगे बढ़ गया, और हम लोग किसान लोग जितने भी ऐसे मौकों के ऊपर या पक्के मोर्चों में कितनी तकलीफ में, धूप में, गर्मी में, आपके बरसात में, सर्दी में कैसे डटे हुए हैं। ये आप ही हैं जो आपने ये काम करके दिखा दिया। आपकी बात पूरे दुनिया में ये पहुंची है, बल्कि लोग ये कोशिश करेंगे कि आपसे संपर्क में हैं लोग कि इतना लंबा आंदोलन कैसे चलाया जा सकता है, आपसे सीखेंगे, आएंगे आपके पास, आ भी रहे हैं। तो साथियों, ये देश तो जो है बेचने में से कभी नहीं छोड़ी, करीब करीब सभी देश की बहुत बेकीमती चीजें उन्होंने बेची हैं। आपको ये देश ये दोबारा बनाना पड़ेगा। ये देश, ये दूसरी आजादी की लड़ाई आपके आगे है सामने, और ये देश कैसे बनेगा? ये देश बनेगा अम्बेडकर, भगत सिंह के जो रास्ते हैं, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चल करके ये देश बनाना होगा।
तब हमारा यहाँ का किसान मजदूर स्वतंत्र होगा, उसकी बात सुनी जाएगी। इसके अलावा 70 साल में आपने देखा कि आपने सरकारें बदल के देखी, सरकारें अब भी आप बना रहे हैं, लेकिन सरकारों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आपका शोषण नहीं किया। ये शोषण के खिलाफ जो आज खड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ये धन्यवाद जो है, आपने जो बड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से इस यहाँ तक पहुँचे हैं, ये काम निकाली है। किसान भाइयों, हरियाणा के लोगों ने भी, पंजाब के जो किसान आए थे यहाँ, आपके हरियाणा में आए हुए हैं, आपने भी दिल से उनका जो साथ दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक और बड़ा काम किया कि यहाँ के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आपने उतरने नहीं दिया। इसमें भी आप बहुत बधाई की पात्र हैं। किसान भाइयों, वो दिन दूर नहीं है क्या मोदी को भी आपने चैलेंज कर दिया कि आप आइए, यहाँ धरती पे आगे दिखाइए, हम आपको यहाँ नहीं देंगे। और ये दुष्यंत चौटाला, जिसका परदादा सारी जिंदगी किसानों के लिए लड़ा, ये दुष्यंत चौटाला जो है, इसने अपने परिवार के साथ धोखा तो किया, लेकिन हमारे पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया। शर्म लज्जा हुई होती इसको तो ये अपने बाहर आ जाता, लेकिन ये बाहर नहीं आया। तो किसान भाइयों, बातें बहुत हैं, वो लोग बोलेंगे, रखेंगे आपके सामने। मैं अंत में जो शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, शहीद भगत सिंह का नारा था कि पूंजीवाद हो बर्बाद और इनकलाब जिंदाबाद, के दो नारे मैं चाहूंगा कि आप जोर से लगाए और हाथ लेकर के लगाए। मैं नारा दूंगा, पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े कीजिए, पूंजीवाद, पूंजीवाद और इनकलाब, इसको जोर से लगा दीजिए भाई। ये शहीद है, ये भगत सिंह स्टेडियम है, इनकलाब, इनकलाब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम गहलावत जी। सो साडे हुण अगले वक्ता ने जिहड़े वो रुंधू सिंह जी मानसा ने। सो सारे ही वक्तियां अगे मैं बेनती करांगे हाथ जोड़ के पूरी मैनेजमेंट कमेटी वालों कि टाइम नूं ध्यान दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो सारे ही साथियों वालों अपील है कि हर एक वक्ता अपनी स्पीच नूं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करे, ताकि जिहड़े लोग बैठे ने ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो सारे वीरां अगे फिर बेनती है कि साडे सीनियर आगू हुण बोलण लगे ने, सारे वीर पंडाल की तरफ आ जाओ, सारे वीर पंडाल की तरफ आ जाओ, तो दो नारे बुलंद कर दिओ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद जी। तिखे संघर्ष दे राह पाए मेरे किसान वीर, मजदूर वीर ते साडियां भैणां, स्टेज ते बैठे लीडर साहबान ते साडे प्रेस वाले भाई, पहला फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गर्मी ज़्यादा है, मैं थोड़े नाल एक दो गल्लां ही करनी है। मतलब अज तो 1 साल पहला जे कह दी 1-2 महीने उत्ते हो गए, एक फाह छड्डी भी बीमारी आ गई पूरे जोर नाल। मैं इहनूं बीमारी नहीं समझदा, ठीक है पढ़े लिखे लोग समझते होंगे, मैं इहनूं तीसरी संसार जंग समझदा। क्यों 2 संसार जंगां लगियां ते दोनों संसार जंगां दे विच जे कह लईए, पिछली जदों संसार जंग समाप्त होई उदों परमाणु चलिया, ते जे हुण परमाणु चलाउंदे ने ते 4 बंब दिल्ली ते डिग पण परमाणु
ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਨਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਧਵਾਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣਾਏ? ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ 18 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਖਾਵਨੀ ਪਾਛੜੀਆਂ ਸਰਾਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 5000 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਨਾ, 30,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੜ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਦਿਨੇ ਜਾਈਏ, ਤੜਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 18 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਖਾਦ ਖਰਾਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨੀ ਨੇ ਭਰਾਵੋ। ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਰਮਾ ਸਮਝਿਆ, ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜੋਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਖਿਆਈ ਨਹੀਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਘਰੇ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਘਰੇ ਜੀਪ ਹੈ, ਘਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿਓ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਖੜਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸ਼ਾਮਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਮੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆ ਸਾਹਮੋ ਲੈ ਜਾਓ ਸਭ ਬਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਛੱਤ ਤੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਸ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਗਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਘਟਾਲਾ, ਕੋਈ ਜੂਰੀਆ ਘਟਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਘਟਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਘਟਾਲਾ। ਮੋਦੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੌਂਕਿਆ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਲੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਨੋਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमारे बीच में संयुक्त मोर्चे के आगू बहुत ही सीनियर लीडर, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही जुझारू जोगेंद्र सिंह जी उगरा हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार ताली जरूर मार दो उनके लिए, जोरदार ताली, जोरदार। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में सभी जो संयुक्त मोर्चे के लीडर पहुंचे हैं, तो मैं संयुक्त मोर्चे के लीडरों से एक अपील करना चाहूंगा कि हमारे इस मोर्चे के 9 महीने में लगे हैं। लाल सिंह जी है हमारे बुजुर्ग जो किसान नेता, वो 9 महीने से लगातार यहाँ बैठे हैं, एक दिन भी घर नहीं गए हैं। तो संयुक्त मोर्चे के लीडरों से हम उनको यह सम्मानित करवाना चाहते हैं कि जो लगातार उनकी माँ बीमार हो गई तो दिन भी जाके मोटरसाइकिल पे 2 घंटे पता लेके शाम को फिर मोर्चे पे आगे थे, वो हमारे बीच में से साथी है। तो एक बार तो ये रुद्र सिंह मानसा जी इन्होंने जाना है तो हम बीच में उनको थोड़ा सम्मानित करवाना चाह रहे हैं। तो मैं योगेंद्र यादव जी से, डॉक्टर कृष्णपाल जी से, मंजीत राय जी से, उगरा जी से, मंजीत धनेर जी से, विकास जी सर, जोगेंद्र नैन, सबसे रुद्र मानसा जी से, प्रेम गुलाब जी से, सबसे अपील करूंगा कि उनको यहाँ पे एक बार सम्मानित करें हल दे के और उनको सरोपा भेंट करें। सो जिंदाबाद जिंदाबाद। सो लाल सिंह मलड़ी जी का सम्मान कर रहे हैं साडे सारे ही संयुक्त मोर्चे के सीनियर साडे आगू लीडर।
सो इन्हां तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਕਤਾ बोल चुके ने उन्होंने जाना सरदार रुल्दू सिंह मानसा जी ਨੂੰ सन्मानित करनगे। सुरजीत सिंह जी बेगू, हरपाल सिंह जी, विक्की बारू जी, बगड़ावत कड़वासरा ते बिंदर सिंह जी, वो साडे साथी जल्दी स्टेज ते आउण ते सन्मानित करना उन्होंने जी। सत श्री अकाल। सो साडे अगले बुलारे श्री जोगिंदर यादव जी, प्रेम गहलावत जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਕਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ एकता का सबूत दईए, सारे भी पंडाल दे विच बैठिए ते इन्हां सीनियर आगूआं दे विचार सुनिए जी। हुण साडे सीनियर आगू जोगिंदर सिंह जी यादव ते उन्हां तो बाद विकास सीसर जी वो तैयार हैं। पक्का मोर्चा सिरसा के इस ऐतिहासिक मंच पर मौजूद देश के किसान आंदोलन के तमाम आगू सरदार जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, दर्शन पाल जी, कुलवंत संधू जी, रुल्दू सिंह मानसा जी, भाई मंजीत जी, दनेर साहब, विकास सीसर भाई, नैन साहब, इंद्रजीत जी, स्वर्ण सिंह जी, और यहाँ इस क्रांतिकारी जिले के कोने कोने से आए और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों और खास तौर पे मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं खास तौर पे बहनों माताओं का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सच्ची बात कहता हूं जी, अगर एक औरत इस मोर्चे पे, इस धरने पे मौजूद है तो मेरे लिए वो 100 के बराबर है। जिस मोर्चे में बहनें और माताएं आ गई, समझ लो पूरा समाज उसके साथ है। और अगर समाज किसी मोर्चे के साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस मोर्चे को हरा नहीं सकती। इसी बात के लिए मैं बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं इस पक्के मोर्चे को। आज से 9 महीना पहले 6 अक्टूबर को हमने यहां स्टेडियम में रैली की थी, रामलीला ग्राउंड में रैली की थी। मैं था, हम में से तमाम कई साथी थे, मैं देख रहा हूं कई साथी दोस्त वहां पे मौजूद थे। वो रैली करने के बाद हम यहां दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ आए, पुलिस ने हमें रोका और रोकने के बाद हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस चलाई। पुलिस ने सोचा कि चलो अब वाटर कैनन चल गया, आंसू गैस चल गई, किसान तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि आंसू गैस और वाटर कैनन चलने के बाद भी किसान वहीं का वहीं खड़ा रहा, वहां वापस आया और मोर्चा लगाया। सिरसा फतेहाबाद के किसानों को खास तौर पे मैं नमन करता हूं। ये हिम्मत मैंने बहुत कम जगह देखी है। मोर्चा लगा, रात को हम सब लोग यहीं इस चौक के ऊपर सोए और पुलिस ने सोचा कि कल रात का हथियार काम नहीं आया। अगले दिन सुबह फिर चालाकी की। जब हम 2-4 लोग नहाने के लिए इधर उधर गए, पुलिस ने आके हमारे सारे साथियों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। सोचा अब तो मोर्चा खत्म हो जाएगा। थाने में ले गए, पीछे सदर थाना है, वहां पे ले गए हमारे साथियों को।
लेकिन इस इलाके का किसान उसने आके थाने को घेर लिया। और जब हमारे साथियों को, भाई प्रहलाद को, विकास सिंह सर भी वहां थे, भाई मनदीप नथवान थे, तमाम साथियों को पुलिस अगर जीप में ले जाने लगी, हम सब लोग उस जीप के सामने जाके लेट गए और सरकार को शाम तक हमारे किसान साथियों को रिहा करना पड़ा। ये इस इलाके के किसानों की ताकत है। अगले दिन सवेरे यहां शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा की शुरुआत हुई। 17 जथेबंदियों ने इसका सपोर्ट किया। तमाम लोगों ने सोचा, प्रशासन ने सोचा कि कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है, मामला खत्म हो जाएगा, खुद ही थक के चले जाएंगे। जो सोचा था कि नौकरी वालों का इलाज लोकतंत्र में जनता करती है और किसान को पता है ये उप मुख्यमंत्री जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी इलाज करना किसान को आता है। उनका भी इलाज करना होगा, वो भी किसान कर रहा है। पहले एक बात जरूर कह दूं उससे, प्रधानमंत्री जी का इलाज क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं, कई साथियों ने कहा भाई साहब 9 महीने पहले आप लोगों ने जो बीज लगाया उससे क्या मिला अब तक? 3 कानून तो खत्म नहीं हुए। मोदी तो बड़ा कड़ा आदमी है, नहीं मानेगा। मैंने कहा भाई 3 कानून तो रद्द हो जाएंगे, मगर ये जो सिरसा के पक्का मोर्चा ने आज से 9 महीने पहले जो बीज लगाया था, उससे जो पेड़ खड़ा हुआ है किसानी आंदोलन का, उसमें 3 फल पहले से लग गए। कौन से 3 फल लगे हैं? पहला फल, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लिया। आज से पहले सबको पता होगा, घर में शादी ब्याह रिश्ते के लिए कोई आ जाए तो ये नहीं कहते थे कि लड़के का पापा किसान है, ये कहते थे चाचा जी कांस्टेबल है पुलिस में। कहते नहीं थे किसान है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ने जाता था, ये नहीं बोलता था कि मेरे पापा खेती करते हैं, चुपचाप से रहता था। आज हमारा वही बच्चा टी शर्ट पे लिख के घूमता है, आई लव फार्मर्स। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। किसान नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, इस देश का भविष्य नहीं होगा। आज हमारे बच्चे को आत्मसम्मान आ गया, और जो कौम आत्मसम्मान हासिल कर लेती है वो सब हासिल कर लेती है उसके बाद। पहला फल लगा है जी ये, जो हमारे हाथ में आ गया। दूसरा फल, किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। ये किसान की हालत बिल्कुल हनुमान जी जैसी है साहब। हनुमान जी के पास बड़ी ताकत है, पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को खुद नहीं पता कि उनकी ताकत कितनी है। किसान की भी यही हालत है, ताकत उसमें असीम है, लेकिन खुद ही ना पता कितनी ताकत है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया। ये तमाम नेता जो सोचते थे किसान उसके पांव की धूल है, उनको इस आंदोलन ने बताया कि जिसे तुम अपने पांव की धूल समझते हो वो तुम्हें धूल चटा सकता है। और देश के तमाम नेताओं को एक चीज समझ आ गई है जी इस आंदोलन से। मोदी जी को भी आ गई है, बोलेंगे नहीं, लेकिन समझ आ गई है कि भी आगे से किसान से पंगा नहीं लेना। किसान से पंगा नहीं लेना, पंगा उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। फिर ये सब नेताओं को समझ आ गया है। ये दूसरा फल है जी जो हमारे हाथ में आया। और तीसरा और सबसे बड़ा फल जो इस पेड़ ने निकला है, जो किसान आंदोलन का पेड़ है, जिसका बीज आपने 9 महीने पहले डाला था, तीसरा फल उसका ये है कि किसानों में एकता बनी। ऐसी एकता जो पिछले 50-60 साल में नहीं देखी गई। पहले क्या होता था, किसान से कहें किसान एकता जिंदाबाद तो कहता था जिंदाबाद, हाथ खड़ा, 5 उंगलियां 5 दिशा में। एक मेरी धर्म की हिंदू मुसलमान हिंदू सिख, दूसरी मेरी जात बिरादरी, तीसरा जात से आगे गोत, चौथा मेरा किसान जथेबंदी का झंडा,
और 5वां मेरी पार्टी का झंडा। 5-5 में बटा था किसान। इस आंदोलन ने पहली बार किसान को अपनी मुट्ठी बंद करनी सिखाई है और बोलना सिखाया है। मिल के बोले, मिट्टी बंद करके बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, ये सीखा है किसान ने इस बार इस देश में। पंजाब और हरियाणा के किसान को लड़ाने की इन्होंने कोशिश कर ली। कंधे से कंधा जोड़ के हमारे भाई बहन पंजाब हरियाणा के एक हो गए। जात बिरादरी के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर ली। दिल्ली में हिंदू सिख करवाने की इन्होंने कोशिश कर ली। 84 का खेल करने वाले थे ये लोग दोबारा। ये वही साजिश कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था, बांटो और राज करो। लेकिन किसान आंदोलन ने इनकी साजिश को खत्म कर दिया है। तो ये 3 फल तो मिल गए हैं जी। वो कहते हैं जी 3 फल तो मिल गए, लेकिन 3 कानून तो अभी भी बचे हुए हैं। मैं कहता हूं भाई ये 3 कानून तो मर लिए, खत्म हो गए 3 कानून, क्योंकि हिम्मत नहीं मोदी की और मोदी जी के बाद आने वाले प्रधानमंत्री की, क्योंकि इनका नंबर तो अब गया, अब तो दूसरा आएगा। दूसरे की भी हिम्मत नहीं कि इस कानून को लागू करे। अगले प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई लेके गया ना 3 कानून अफसर कि जी ये लागू करो, हाथ जोड़ लेगा। भाई तेने देखा नहीं मोदी का क्या हुआ था, आगे से ऐसा पंगा कभी नहीं लेना। तो कानून तो गए मर। फिर हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई कानून अगर मर गए तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, धरना क्यों कर रहे हो, मोर्चा क्यों कर रहे हो? मैं कहा भाई अब समझदार हो गए। अब पहले सरकार के बोले पे यकीन कर लेते थे, अब समझ आ गया है कि लिखित में लेना चाहिए। तो कानून तो मर गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वो लेके जाएंगे मोर्चा तब तक है जब तक डेथ सर्टिफिकेट ना मिल जाए। वो भी तैयार है, बस मोदी जी उस पे साइन नहीं कर रहे, मोदी जी हस्ताक्षर नहीं कर रहे। बस एक ही कसर बच गई है इसमें, प्रधानमंत्री ने अपना इज्जत का मामला बना रखा है। मैं कहा भाई फिटे मुंह, तेरे इज्जत इस बात की है, तेरी इज्जत तो इसमें होनी चाहिए कि मैं किसान के सामने झुक जाऊं। कोई भी नेता जनता के सामने झुक के छोटा नहीं होता, नेता बड़ा हो जाता। लेकिन अफसोस हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि वो सोचते हैं किसान के सामने झुकने से छोटे हो जाएंगे। अपनी नाक का सवाल बनाया है, अपना अहंकार का सवाल बनाया है। तो बस ये आखिरी बात मुझे कहनी है, वो ये है मेरे बहनों और भाइयों कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बीमारी लग गई है, बेचारे अहंकार की बीमारी से परेशान हैं। अहंकार कोई छोटी बीमारी नहीं होती, बहुत बड़ी बीमारी होती है। एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी लग गई थी। तो अहंकार की बीमारी का इलाज हम कैसे करेंगे? भाई देश के प्रधानमंत्री अगर बीमार हो जाए तो चिंता होनी चाहिए ना।